इस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर में जो की पॉइंट आपको यूज करना होता है, उसी की पॉइंट को आपको डिस्कस करना है। मतलब हम इसके शॉर्ट आंसर लिखेंगे, और जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें कौन सा की पॉइंट आपको यूज करना है उसी को समझना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं और उनका आंसर क्या होगा। अगर आपने केमिस्ट्री की तैयारी कर रखी है तो मेरे साथ आप आंसर कर सकते हो और चेक कर सकते हो आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वाई CH3 थ्राइस CCHO डू नॉट अंडरगो एल्डाल कंडेंसेशन। अगर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस कार्बन पे आपको CH3 ग्रुप लगाने हैं 3, और इसी के साथ आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है। और CHO ग्रुप कंटेनिंग जो कार्बन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एल्फा कार्बन। और एल्डाल कंडेंसेशन वही शो करता है जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे एल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, मींस दिस कंपाउंड डू नॉट हैव द एल्फा हाइड्रोजन। तो जिसके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कंपाउंड के अंदर एल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन वही शो करता है जिसमें जब दो कंपाउंड को आप मिक्स करते हो तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो तीसरा ऑप्शन है उसको देखो तो एक कंपाउंड है मीथेनॉल और एक है एसीटोन। मीथेनॉल के अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एसीटोन के अंदर प्रेजेंट है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो जब आप एसीटोन को मीथेनॉल के अंदर ऐड करते हो तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है वीक, या आप कह सकते हो कि कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक भी हो जाएंगे। तो मोर स्ट्रांगर जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है लेस स्ट्रांगर बॉन्ड की वजह से। इस वजह से यहाँ पे इंटरेक्शन इनके बीच में मिक्सिंग के बाद कम हो जाएगा, और जब इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो वहां पे पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन आपको सी लिखना है। तीसरा है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट इजिली हाइड्रोलाइज बाई एक्वस NaOH। क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट क्लोरीन अटैच रहेगा, और बेंजाइल क्लोराइड का मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर CH2 और CH2 के साथ Cl अटैच रहेगा। तो इसका आंसर आप दो तरीके से दे सकते हो। पहला तो आंसर ये होगा कि जब यहां से Cl को हटाओगे तो बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, जिससे बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। मतलब ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये बना रहा है। तो एक आंसर इस सेंस में आप लिख सकते हो। दूसरा आंसर लिख सकते हो कि जब हम इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पे आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता, जबकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। इसलिए बेंजाइल क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस आसान है लेकिन क्लोरोबेंजीन की आसान नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 4, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूस अ पॉइजनस गैस। वो पॉइजनस गैस कौन सा है आपसे पूछ रहा है। जब इसका रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो ये रिएक्शन इस तरीके से होता है, CHCl3 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बनाता है COCl2 प्लस HCl। ये इसका होता है रिएक्शन। तो यहाँ पे इसका दो मॉलिक्यूल यूज होता है, दो मॉलिक्यूल ये भी बनेगा एंड 2HCl। ये इसका कंप्लीट रिएक्शन है। यहाँ पे जो गैस बन रही है इसी की बात हो रही है। ये एक पॉइजनस गैस है जिसको बोलते हैं हम लोग फॉस्जीन। तो आपको बोलना है कि यहाँ पे फॉस्जीन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट प्रोडक्ट ऑफ मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलुइन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद NaOH। यहाँ पे दो रिएक्शन एक साथ है, आपको प्रोडक्ट बताना है। तो मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलुइन आपको करना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टॉलुइन। टॉलुइन का रिएक्शन कराना है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ मोनोक्लोरिनेशन हो गया, एक Cl यहाँ पे अटैच होगा हाइड्रोजन को हटा के, तो बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन कराना है आपको NaOH H2O के साथ, मतलब एक्वस NaOH। इस कंडीशन में होता क्या है, Cl हटता है, यहाँ पे OH अटैच हो जाता है, इसलिए आपको मिल जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। ये हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन। एनिलीन को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, सबसे पहले एनिलीन को चेंज करना पड़ेगा डाइएजोनियम सॉल्ट में। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एनिलीन, इसका रिएक्शन कराएंगे होनो के साथ, ये बन जाएगा डाइएजोनियम सॉल्ट। अब इसके साथ रिएक्शन करा सकते हो NaBF4 का, तो यहाँ पे ये एक इंटरमीडिएट बनाता है N2 प्लस और BF4 माइनस। अब इसी की हीटिंग कर देते हो तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगा, BF3 अलग हो जाएगा और एक F यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट फ्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनम इन कॉम्प्लेक्स दिस। ये आपका बाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए दो का मतलब हो गया 4,
और Cl मोनोडेंटेट लिगेंड है, 2 का मतलब 2, यानी टोटल यहाँ पे 6 डोनर एटम इसके साथ अटैच हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लिख देना है 6। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, प्लेटिनम X जिसका बताना है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता 0, क्लोरीन पे -1 होता है और ये 2 बार है, मिल के ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0, X की वैल्यू आ जाएगी +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज हाईली सेंसिटिव टू pH एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पे प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग सबसे ज्यादा सेंसिटिव मानते हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो मान लो हर प्रोटीन के अंदर होता है, वो तो हो गई। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होता है, डाई सल्फाइड बॉन्डिंग होती है और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है। तो इतने सारे इंटरेक्शन होने की वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर पीएच या टेम्परेचर को हम बदलते हैं तो इसमें से कोई भी बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और जब इन्हीं बॉन्ड को ब्रेक करते हो, टर्शियरी स्ट्रक्चर को जब आप चेंज करोगे तो टर्शियरी सेकेंडरी में, फिर सेकेंडरी प्राइमरी में कन्वर्ट होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर इसका प्राइमरी होता है, इसलिए कहीं पे कोई चेंज आप करोगे तो सीधे प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर आपका होता है एग एल्ब्यूमिन, जो एग के अंदर लिक्विड पार्ट होता है वो एग एल्ब्यूमिन है, जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो इसका लिक्विड पार्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड पार्ट में, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में और इसलिए फाइब्रस प्रोटीन बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.0024 m एसिटिक एसिड इफ कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज दिस। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी दे रखा है, सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटी। तो डेल एम सी हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिखना पड़ेगा आपको कंडक्टिविटी 1000 बाई कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁻4। इसको हमने चेंज कर दिया पावर में, ये हो जाएगा 1/3 और साथ में पावर लिखोगे 4 ऊपर जाएगा तो +7 और -5 करोगे तो हो जाएगा 2, मतलब 100/3, ठीक है। अब यहाँ पे पहले निकालेंगे डेल एम नॉट। डेल एम नॉट यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट से आएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। तो जब इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 5093, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस एल्फा, जो कि होता है डेल एम सी बाई डेल एम नॉट। तो डेल एम सी की वैल्यू लिखोगे 100/3 और मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा 390.5 और इसको आपको कर देना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.085 और जब इसको परसेंटेज में लिखोगे तो मल्टीप्लाई 100 कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8.5% के आसपास। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट विल हैपन व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। यहाँ पे आपको रिएक्शन कराना है फिनॉल का ब्रोमीन वाटर के साथ, और जब आप ब्रोमीन वाटर यूज करते हो तो उस कंडीशन में होता क्या है, इस वाटर के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे जो पोलैरिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ती है और आसानी से जो ब्रोमीन है वो ब्रेक होता है। और ब्रोमीन ज्यादा अमाउंट में जब ब्रेक होगा तो ये क्या करता है, जितने भी आर्थो पैरा पोजीशन होते हैं सब पे जाके ब्रोमीन अटैच हो जाता है, इसलिए आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है। अगर आप वाटर की जगह CS2 या फिर CCl4 यूज करते हो तो ये एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है, जिसके प्रेजेंस में ब्रोमीन की ब्रेकिंग पूरी होती नहीं है, इसलिए केवल पैरा प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको बनाना है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, राइट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है जिसका रिएक्शन कराना है एल्डिहाइड के साथ। तो इथेनॉल मतलब हो गया CH3CHO, इसका रिएक्शन कराना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मींस CH3MgBr। तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर हम उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, और इसका जो रिएक्शन होता है बड़ा कॉमन सा रिएक्शन है, इसके साथ जो भी R ग्रुप लगा होगा उसको एल्डिहाइड वाले C पे लगाना है और MgBr को O के साथ अटैच करा देना है। तो आपको एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा CH3CH, यहाँ CH3 रहेगा, ये हो जाएगा OMgBr। अब इसी की एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको कर देनी है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे H आएगा, इसके साथ OH आएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CH3CHOH और ये CH3, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा MgOHBr, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज।
यहाँ पे आपको +3 स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। आर्गन के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 3d7। तो कह रहा है कि एटॉमिक नंबर इसका बता दो। तो अगर ये +3 स्टेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने हटाए हुए हैं। और वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटते हैं? पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो हटता है S से, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हटा होगा D से। यानी कि अगर इसका नॉर्मल कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 3d8 और 4s2। इसलिए एटॉमिक नंबर यहाँ पे इसका होगा 28। तो ये आपका 28 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3? डी ग्लूकोज का रिएक्शन HNO3 के साथ कराना है और बताना है क्या होता है। तो आपको मालूम है कि जो HNO3 है वो एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो करता क्या है? एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है और प्राइमरी एल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है। ये दोनों को यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा। तो एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट कर देगा एसिडिक ग्रुप में, सेकेंडरी एल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, और प्राइमरी एल्कोहल को भी ये एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट करता है। और ये डाई कार्बोक्सिलिक जो ग्लूकोज आपको मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सैक्रिक एसिड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो सैक्रिक एसिड आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द नेम ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा गया है जिसका नाम आपसे पूछ रहा है। तो इस रिएक्शन में डाई एजोनियम सॉल्ट है जिसका रिएक्शन करा रहा है CuHBr के साथ। तो जब आप केवल Cu यूज करते हो HBr के साथ और बनाते हो ब्रोमोबेंजीन, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। ये गेटरमैन रिएक्शन है। अगर यहाँ पे Cu की जगह लिखा होता CuCl या फिर Cu2Cl2, तो फिर उसको हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन बोल देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, राइट डेंसिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। आपको मालूम होना चाहिए लेड पॉइजनिंग का हिसाब और कैंसर का ट्रीटमेंट, ये दोनों आपसे पूछता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं सिस्प्लेटिन, और लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में हम लोग यूज करते हैं EDTA। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इसकी डेंसिटी क्या है। तो EDTA की डेंसिटी 6 होती है, आपको मालूम है, इसलिए आपको लिख देना है 6। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ PbO2 टू Pb2+। यहाँ पे रिएक्शन लिखना है आपको, PbO2 को चेंज कर देना है Pb2+ में। वेरी सिंपल, जितना ऑक्सीजन है दूसरी तरफ उतना ही वाटर लगा दो, इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ेगा, दूसरी तरफ उतना H+ लगा दो, रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। अब आप बैलेंस कर दो चार्ज, तो यहाँ पे 4+ है, इधर 2+ है, यहाँ पे लगा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन बैलेंस हो गया। रिएक्शन को बैलेंस करने में जितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं उतना ही फैरड आंसर होता है, इसलिए आंसर लिखना है 2 फैरड। अगर ये पूछता आपसे कूलाम में, तो 2 × 96500 आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर द रिएक्शन A+2B चेंज इनटू C+D द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है। अब आपको मालूम है कि जो ऑर्डर है वो रिएक्शन देख के आप नहीं बताते, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है। जब तक रेट लॉ एक्सप्रेशन वो नहीं देगा हम ऑर्डर नहीं बता सकते, ना तो ओवरऑल रिएक्शन का, ना तो किसी भी एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। तो आपका यहाँ पे लिख देना है कि आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, राइट फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया गया है और इसका फार्मूला लिखना है। तो ये लिखा हुआ है टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो 4 अमाइन और 2 वाटर लगाना है कोबाल्ट के साथ। तो यहाँ पे लिख दिया कोबाल्ट, ये हो गया अमाइन 4 टाइम्स और वाटर 2 टाइम्स। ठीक है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अभी यहाँ पे जो 2 लिगेंड लिखे गए हैं ये दोनों न्यूट्रल है, तो चार्ज इनकी वजह से तो नहीं आएगा। अब चार्ज यहाँ पे जो भी आएगा वो क्लोराइड की वजह से आएगा। ये क्लोराइड लिखा हुआ है मतलब कि क्लोरीन बाहर है, और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, इसका मतलब क्लोरीन आपको लिखना पड़ेगा 3। क्वेश्चन नंबर 19, C2H5OH इज वीकर बेस देन फिनाल। आपको बताना है कि क्या फिनाल से C2H5OH वीकर है। तो थोड़ा चेक कर लीजिए, ये हो गया आपका फिनाल और ये हो गया आपका एल्कोहल। फिनाल के केस में क्या है, इसका जो लोन पेयर होगा वो डीलोकलाइज होगा बेंजीन के ऊपर, और जब लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो ये H+ को रिलीज करेगा आसानी से, और ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, जिसकी वजह से यहां से H+ आसानी से रिलीज नहीं होगा, और जो आसानी से H+ देगा वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। मींस फिनॉल इज मोर एसिडिक देन द एल्कोहल। और जब ये एसिडिक ज्यादा है तो मतलब बेसिक क्या हो गया, कम हो गया। जो फिनॉल होगा वो लेस बेसिक होगा, और ये कह रहा है कि जो C2H5OH है वो लेस बेसिक है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो फॉल्स है, इसका आंसर होगा फॉल्स। 20 है, कैलकुलेट EMF ऑफ फॉलोइंग सेल। इसका EMF बताना है, तो हम लोग लिखेंगे EMF
इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नोड। यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसलिए ये ए नोड होगा, इसलिए 0.1। नीचे लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, ये होगा 0.01, और इसके पावर आपको 2 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि कोफिशिएंट 2। अब इसी को सॉल्व कर देना है। इसकी वैल्यू है 1.05 माइनस 0.0591। यहाँ पे n की वैल्यू आपको यूज करनी है 2, क्योंकि चार्ज यहाँ पे 2 कैंसिल होंगे। इसको लिखोगे 10 की पावर -1, इसको लिखोगे 10 की पावर -4, इसको ऊपर भेज दोगे तो हो जाएगा 10 की पावर +4, सॉल्व करने पे आएगा 10 की पावर 3। और log 10 की पावर 3 को हम लोग लिखते हैं 3 log 10। log 10 की वैल्यू 1, मतलब ये केवल रहेगा यहाँ पे 3। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, ठीक। तो इसको ऐसे लिख देंगे 1.05। यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, 2 से कट करोगे तो आ जाएगा 0.0295। ये पूरा मैं नहीं लिख रहा, फिर हो जाएगा 15,880 पॉइंट, ठीक है। अब इसी को यहाँ से माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 0.9615 वोल्ट। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, राइट रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी और केसी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो लिख दो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -2.303 RT log KC। क्वेश्चन नंबर 22, राइट केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइमिथाइल अमाइन एंड इथेनामाइन। डाइमिथाइल अमाइन का मतलब हो गया ये 2 डिग्री है, और इथेनामाइन का मतलब हो गया 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री को पहचानना है। तो 1 डिग्री को किसी भी 2 और 3 डिग्री से पहचानने के लिए एक रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आप आइसोसाइनाइड टेस्ट से किसी भी प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक को बाकी दूसरे से पहचान सकते हो, तो इसके लिए आप आइसोसाइनाइड टेस्ट लिख सकते हो। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को तीनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट भी करते हैं, तो इसमें आप हिंसबर्ग भी लिख सकते हो। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा, जो आपको अच्छा लगता है उसको लिख देना, और उसका रिएक्शन भी आपको लिखना होगा। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट में क्या होता है, जब आप प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन कराते हो CHCl3 + KOH के साथ, ये आइसोसाइनाइड बनता है, यानी CH3 CH2 NC बना लेगा। इसी की गंदी स्मेल आती है, जिससे हम इसको पहचान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, in the Arrhenius equation what does the factor e to the power EA by RT correspond to। मतलब आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर इसका मतलब क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस द एनर्जी बैरियर। और जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, उस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी से बड़ी हो चुकी होगी। इसलिए आप लिख सकते हो द मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी मोर देन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, राइट रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद 2,4-DNP। 2,4-DNP के साथ यहाँ पे इथेनॉल का रिएक्शन लिखना है आपको। और 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। मतलब आपको बनाना है यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे लगाना है हाइड्राजीन मीन्स NH2, और दूसरे और चौथे कार्बन पे आपको लगाना होगा नाइट्रो ग्रुप, ये हो गया फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसी का रिएक्शन कराना है आपको इथेनॉल के साथ, मीन्स CH3CHO के साथ। तो इसका रिएक्शन बहुत आसान होता है। एमोनिया डेरिवेटिव के साथ जब भी कोई रिएक्शन देता है एल्डिहाइड और कीटोन का, तो आपको करना क्या होता है, जो NH2 का H2 है और जो इस एल्डिहाइड कीटोन का O है, उसको वाटर के फॉर्म में बाहर करना है, और इस कार्बन को और इस नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, यही प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ, ये NH ऐसे ही रहेगा, बाकी इसके साथ जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, यही प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, राइट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ डाइल्यूट H2SO4 बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में आपको एक्वस H2SO4 का कराना है इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे दोनों को ब्रेक कर दो। सबसे पहले H2SO4 जो ब्रेक होगा तो बनाएगा H+ और SO4 2-। सेम ऐसे वाटर को ब्रेक कर दो, ये बनाएगा H+ और OH-। तो एट कैथोड, कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज केवल हाइड्रोजन है, इसलिए 2H+ को हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे, बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, यानी कि एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस। एट एनोड क्या होगा, अब एनोड के लिए यहाँ पे दो अलग अलग आपके पास आयंस हैं, इसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा उसको डिस्चार्ज कराना है, और डिस्चार्ज पोटेंशियल OH का कम होता है सल्फेट के कंपेयर में, इसलिए यहाँ पे OH- जाएगा, ये कन्वर्ट होता है O2 में, देन टू H2O,
+4 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस ओवर द कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस ओवर द एनोड। ये हो गया ऐसा कंप्लीट रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इन विच केस रिएक्शन गोज फास्टर फॉर कंप्लीशन। यहाँ पे जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो कौन सा रिएक्शन फास्टर होगा? तो आपको मालूम है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है रेट कांस्टेंट के, जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा उसका रेट ज्यादा, तो रेट कांस्टेंट सबसे ज्यादा हो गया 10⁻²। क्वेश्चन नंबर 27, वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अब आप जानते हैं कि जो विटामिन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं और कुछ होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो आपका सी है वो वाटर सॉल्युबल है, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनका कंडीशन क्या होता है कि ये यूरिन के साथ कंटिन्यूअसली बॉडी के बाहर रिलीज होते रहते हैं, इसलिए बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होंगे, और इनको टाइम टू टाइम आपको बॉडी के अंदर ऐड करना होता है, मतलब विटामिन सी कंटेनिंग जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो आपको यूज करना होता है। और जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, इसलिए फैट सॉल्युबल विटामिन को आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं होती, तब भी जो डेफिशिएंसी उसकी होगी आपकी कभी होगी नहीं, और वो कंटिन्यूअसली बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, नेम द यूनिट फॉर्म व्हेन नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड विद वन पोजीशन ऑफ सुगर। यहाँ पे आपके पास पेंटोज सुगर होगा, उसके साथ कह रहा है कि अगर वन पोजीशन पे आप नाइट्रोजनस बेस अटैच कर देते हो, यहाँ पे AgCT में से कुछ भी अटैच कर सकते हैं, तो ये जो आपको कंपोनेंट मिलेगा इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इसी कंपोनेंट के साथ जब आप अटैच कर देते हो फास्फेट ग्रुप, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो अभी आपको इसका आंसर लिखना है न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज हाई फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जब आपके पास कंपाउंड अलग अलग होंगे और उनका चार्ज भी अलग अलग होगा, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है I/C। तो यहाँ पे इसका वांटा फैक्टर लिखोगे, 2 एल्युमिनियम 3 सल्फेट मीन्स 5 इंटू कंसंट्रेशन 0.05 करोगे तो आ जाएगा 0.25। सेम ऐसे इसका वांटा फैक्टर लिखोगे, 3 पोटेशियम और एक पूरा कॉम्प्लेक्स मीन्स 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1 तो आ जाएगा 0.4। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लो, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन आता है। ठीक है, यानी इसका हिसाब उल्टा होगा, जिसके लिए इसकी वैल्यू कम होगी उसका होगा फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आपको लिख देना है Al2SO4 थ्राइस का। अगर यही बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन पूछा होता कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, तब आपको आंसर इसका लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इन एल्कोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस। एल्कोक्साइड मतलब एल्काइल के साथ O नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोक्साइड मतलब OH पे नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कौन स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो यहाँ पे इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O के ऊपर बढ़ेगा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला बेस होता है, इसलिए ये वाला हो जाएगा स्ट्रॉन्गर और ये वाला होगा वीकर। क्वेश्चन नंबर 31, नेम द रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड मतलब हो गया CH3COCl, और एल्डिहाइड मतलब हो गया CH3CHO। इसको कन्वर्ट करने का बड़ा आसान से एक रिएक्शन है और नेम रिएक्शन भी है। किसी भी एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग कराते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रोजनमंड रिएक्शन। ये रोजनमंड रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, राइट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड दिस। इस कंपाउंड का IUPAC नाम आपको लिखना है। तो इसी कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसको याद रखना। ब्रांचिंग में प्रॉब्लम अगर आप करोगे तो आपका नाम हो जाएगा गलत। फिर यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप और फिर एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप प्रिफरेंशियल ग्रुप होता है, तो कीटोनिक ग्रुप का नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं ऑक्सो। और यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन की चेन, दूसरे पे 2 बार मिथाइल ग्रुप। मिथाइल का नाम हम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 डाई मिथाइल 2 ऑक्सो एंड ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि 4 कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 33, वाई रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर कोलिजन थियरी को आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें पॉइंट आपको मिलेगा कि जैसे जैसे इफेक्टिव कोलिजन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे रिएक्शन की रेट बढ़ती है। और इफेक्टिव कोलिजन का नंबर कब बढ़ेगा? जब आप नंबर ऑफ कोलिजन्स को बढ़ाते हो। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स को मिल जाता है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए और ज्यादा फास्ट मूव करना शुरू करते हैं, और जब और ज्यादा फास्ट मूव करेंगे तो आपस में कोलिजन भी बढ़ाएंगे। तो कोलिजन बढ़ाने से जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे उनका नंबर बढ़ जाता है,
इस वजह से रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। तो आपको लिख देना है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाता है। कन्वर्ट इथेनामाइन टू एन एन डाई इथाइल अमाइन। आपको इथेनामाइन मतलब C2H5NH2 को कन्वर्ट करना है डाई इथाइल अमाइन में, मीन्स NHC2H5 टू टाइम्स यहाँ पे अटैच करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका रिएक्शन करा दो C2H5Cl के साथ, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर टर्शियरी चाहते हो तो C2H5Cl के साथ एक बार और रिएक्शन करा दो, टर्शियरी मिल जाएगा। इवन एक बार और इसका रिएक्शन करा दो तो क्वार्टरनरी तक ये रिएक्शन पहुंचता है, ठीक है। इसलिए आपको ये रिएक्शन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 35, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जो मेटेलिक लैटिस होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर कुछ छोटे एटम ट्रैप हो जाते हैं, और इस तरीके से कंपाउंड जो बनता है उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम बोलते हैं। तो इसके अंदर ट्रैप होने के लिए कंडीशंस क्या है? दो कंडीशंस हैं। पहला, इसकी साइज छोटी होनी चाहिए, और दूसरा, इनकी साइज सेम होनी चाहिए। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं और सिमिलर साइज शो करते हैं। तो आपको लिख देना ड्यू टू सिमिलर एंड स्मॉलर साइज द ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये हो गए इसके 35 क्वेश्चंस, और उसका की पॉइंट मैंने बता दिया। बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर ऐसे लिखने होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।